नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने की खास मुलाकात। राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित। प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस का घट रहा कुनबा। अपने नेताओं को संभालने में पार्टी हुई फेल। हाथ का साथ छोड़ने वालों ने बिगाड़ा सियासी खेल। उत्तराखंड में वोटर्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी। निर्वाचन आयोग ने जारी की लिस्ट। 84 लाख के पार पहुंचा मतदाताओं का आंकड़ा। और हल्द्वानी में चला प्रशासन का पीला पंजा। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे दर्जन भर भवनों को किया ध्वस्त। अतिक्रमणकारियों को दिया था अल्टीमेटम। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम धामी ने पीएम मोदी से खास मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। साथ ही राज्य के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम धामी ने विकास कार्यों में केंद्र से मिल रहे मार्गदर्शन और सहयोग के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर चल रहे कार्यों की जानकारी भी साझा की। निकाय चुनाव में मनमुताबिक टिकट न मिलने से कांग्रेस के नाराज नेता बागी हो गए। कांग्रेस छोड़कर कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस को इस तरह का झटका लगा हो। हर चुनाव में पार्टी इसी दौर से गुजरती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं को संभालने में हो रही है फेल, या पार्टी में चल रहा है कोई और खेल। देखिए रिपोर्ट। घट रहा कांग्रेस का कुनबा। खिसक रही कांग्रेस की सियासी जमीन। अपने नेताओं को संभालने में पार्टी फेल। कांग्रेस में क्या चल रहा खेल। अपनी सियासी जमीन को बचाने निकली कांग्रेस दिन पर दिन खिसकती दिख रही है। पार्टी का कुनबा लगातार घट रहा है। वजह है नाराज नेताओं का बागी हो जाना। अब मौका निकाय चुनाव का आया तो नेताओं की उम्मीद जगी, लेकिन जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो हाथ को छोड़ना ही सही समझा। दरअसल इस चुनाव में टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं की जब आस टूटी तो वो नाराज हो गए। लेकिन इसे कांग्रेस की कमजोर रणनीति ही कहेंगे कि समय रहते कांग्रेस अपने नाराज और बागी नेताओं को मनाने में सफल न हो पाई। संगठन के मजबूत नेता मथुरा दत्त जोशी और अल्मोड़ा में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसे कांग्रेस का फेल्योर ही कहेंगे कि नाराज नेताओं को कांग्रेस मना नहीं पाई। माना जा रहा है कि इस निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के इशारे पर टिकट का बंटवारा हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके करीबियों को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया। इसी का जीता जागता उदाहरण है मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक, जो अपनों के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। अब इसे कांग्रेस की कमजोर रणनीति न कहें तो और क्या कहें। 30-40 सालों से जो नेता कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उन नेताओं को यदि पूछा ही ना जाए तो नाराजगी तो जाहिर सी बात है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास अपने नाराज नेताओं को मनाने का समय नहीं था। समय तो जरूर था, लेकिन शायद मंशा नहीं थी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा कि लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल को थाम लिया। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। क्यों समय रहते नाराज नेताओं को पार्टी मना नहीं पा रही है। क्यों हर चुनाव में कांग्रेस को इस झटके का सामना करना पड़ता है। क्या कांग्रेस अपने नेताओं को समझाने में हो रही है फेल, या पार्टी में चल रहा है कोई और खेल। उत्तराखंड कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, उसे देखते हुए 2027 की राह पार्टी के लिए काफी कठिन नजर आ रही है। 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत हुई थी, लेकिन पार्टी उससे अब तक सबक लेती नहीं दिख रही। यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में 27 की राह पार्टी के लिए कांटों भरा रहने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में जो बगावत हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुई थी, वो अब भी जारी है।
कांग्रेस पार्टी से जो भी नेता नाराज हो रहे हैं वो सीधा बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। 2016 में कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं हरीश रावत को जब बहुमत विधानसभा में शामिल करना था तो रेखा आर्य भी बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ा और बीजेपी को 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस के लिए हालात 2017 के बाद भी प्रदेश में बदले नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि बीजेपी में आए यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत की कांग्रेस में घर वापसी जरूर हुई, लेकिन उसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नहीं पड़ा और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन बीजेपी फिर 47 सीट विधानसभा चुनाव में जीत कर आ गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर कांग्रेस में सेंधमारी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि एक सिटिंग विधायक के रूप में राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल तो हुए, साथ ही कांग्रेस के टिकट पर 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले विजयपाल सजवाण, मालचंद, जोत सिंह बिष्ट, धन सिंह नेगी, राजेंद्र भंडारी, शैलेंद्र रावत, अनुकृति गुस्साई, दान सिंह भंडारी, सुभाष चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए, जो 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे। अब शनिवार को कांग्रेस नेता मथुरा जोशी, बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती के बीजेपी में शामिल होने से एक बार फिर चर्चाएं जोरों पर है कि 2027 तक अगर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस की डगर बेहद मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी में आए मथुरा जोशी का कहना है कि 2016 में ही कांग्रेस को अलार्मिंग सिस्टम का पता लग चुका था, लेकिन कांग्रेस उससे संभली नहीं। अब हालात ये है कि 2027 में कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। देखिए, 2016 की जो टूट थी वो टूट बड़ी ही कांग्रेस के लिए अलार्मिंग टूट थी। वो चेतावनी थी कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी, लेकिन कांग्रेस ने उस टूट से भी सबक नहीं लिया। 2017 के चुनाव में हार के बाद कोई सबक लेने का काम नहीं किया इन लोगों ने। उसके बाद आप 19 में देख लीजिए कितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए। उसके बाद आप 22 में देख लीजिए कितने लोग, बड़े बड़े लोग, किशोर उपाध्याय जी जैसे लोग जो प्रदेश के अध्यक्ष वो पार्टी छोड़ के चले गए। कांग्रेस नेताओं के लगातार बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस की हालत अब प्रदेश में ऐसी होने वाली है, उससे कार्यकर्ता तक नसीब नहीं होंगे। तो आज उनके दल के अंदर जो इस तरह की भगदड़ मची हुई है, तो उसका मूल कारण क्या है कि जो दल के बड़े लोग हैं वो संभाल ही नहीं पा रहे। क्योंकि ऐसा है कि उनको जो है अभी भी ये लगता है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम कैसे प्रदेश को लूटेंगे, कैसे प्रदेश को बर्बाद करेंगे, इस काम पे वो लगे हैं। कहीं दूर दूर तक सरकार आती नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक मन के अंदर उनकी भ्रांति है, क्या पता आ जाए। तो ऐसी स्थितियां जब बनी हुई हैं तो निश्चित तौर पर लोग दल छोड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दल की स्थिति ये भी हो सकती है कि एक दिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है, आज जैसे बंगाल के अंदर है। बंगाल के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने 32-33 साल का शासन किया, आज उसको कार्यकर्ता ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो वो स्थिति कांग्रेस की उत्तराखंड में आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि कांग्रेस में जो महत्वाकांक्षी नेता थे वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसीलिए जो नेता कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं वो कांग्रेस में ही हैं। एक दिन बीजेपी में जरूर ब्लास्ट होगा। तो मुझे लगता है बहुत 2+2 करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है। कांग्रेस की दुकान इस वक्त सबको खाली दिख रही है। तो जो मौका परस्त लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, लालची लोग हैं, विभीषण और जयचंद जैसे लोग हैं, उनको पार्टी छोड़नी थी। जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कोई जमीर और नैतिकता जिंदा नहीं होती। बहुत अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं और भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, अगर एक कमरे की कैपेसिटी 30 लोगों की है और वहां 60 लोग भर दिए जाएं तो किसी न किसी को घुटन होना तो लाजमी है। कि डेट में देखिए, प्रवक्ता पद पर बैठे हुए कांग्रेस मूल के लोग, तो किसका गला कट रहा है? गला तो भाजपा के कार्यकर्ता का कट रहा है और ये विस्फोटक साबित होगा एक दिन। कांग्रेस की हालत प्रदेश में बेहद कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर 2027 के रण से पहले कांग्रेस खुद को कैसे संभालती है और जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उन नेताओं की क्या घर वापसी होती है या फिर नहीं।
उधर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने सभी 100 निकायों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी की माने तो उन्हें उम्मीद है कि छोटी सरकार के चुनाव में जनता बीजेपी सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो रात दिन इस प्रदेश के विकास के लिए लगे हैं, उनकी पूरी सरकार लगी है। संगठन के स्तर पर महेंद्र भट्ट जी हमारे पूरे रात दिन काम कर रहे हैं, सारे संगठन के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को कि हम 100% विजय प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी 2025 के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड की नई वोटर लिस्ट जारी की। लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 84,29,459 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 43,64,667, जबकि महिला मतदाता 40,64,488 हैं। वहीं 304 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। उधर सर्विस वोटर्स की संख्या 79,812 है और प्रदेश में 11,733 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमारे पूरे राज्य में आज की तारीख में 84,29,469 मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं। इसमें जो पुरुष मतदाता हैं वो 43,64,667 और जो महिला मतदाता हैं वो 40,64,600 इस हिसाब से अभी तक दर्ज हुआ है। इसमें जो तृतीय जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं वो 304 दर्ज हुआ है। इसमें बताना चाहेंगे कि जो पिछली बार का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान संपन्न हुआ था 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार, उस समय निर्वाचक नामावली में 83,37,000 वोटर्स शामिल थे। उसके उपरांत जो अभी का जो हमारा 1 जनवरी 2025 का अभियान हुआ है उसके अनुसार हमारे निर्वाचक नामावली में 91,545 वोटर्स का वृद्धि हुआ है। उधर भगवानपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी रजित अग्रवाल ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों की माने तो जनता का रुझान बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी जनता के वादों पर खरी उतरने का दावा कर रही है। आप लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, पार्टी के नेतृत्व का प्यार है। एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया, जो टिकट मिला है जनता की आवाज पे, और एक कार्यकर्ता को सिर्फ इसीलिए मिला कि वो जमीन पर होकर काम कर रहा था। मैं वादा करना चाहता हूँ भगवानपुर की जनता से कि तन मन धन के साथ उनकी सेवा करूंगा और जो भी कार्य है मैं पूर्ण रूप से आगामी 5 वर्षों में पूरा करने का काम करूंगा। पौड़ी नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार किया। सोमवार को क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी ने खिलाड़ी से नगर पालिका में खेल का मैदान बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समर्थन मिलता है तो वो जरूर अपने इस वादे को पूरा करेंगी। बच्चों ने मेरे से ये मांग रखी है कि देखो हम ये ग्राउंड हमारे लिए नहीं है खेलने के लिए, फिर भी हम देखो इन खेतों की शोभा बढ़ाकर और अपने खेल रहे हैं, इसमें अपनी प्रतियोगिता रख रहे हैं। तो मैंने इनसे ये वादा किया है कि अगर मुझे नगर पालिका पद मिल गया तो इनके लिए मैं कहीं ना कहीं ग्राउंड बनाऊं। हल्द्वानी में प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए काठगोदाम में जेसीबी चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किया। बता दें कि करीब 1 दर्जन से अधिक पक्के भवनों को जेसीबी की मदद से गिराया गया और इस कार्रवाई को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि शहर में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसी तर्ज पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। देखिए, हमारे हल्द्वानी में विभिन्न चौराहों के जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम पूर्व से ही चल रहा है। उसी क्रम में जो हमारा रेलवे स्टेशन काठगोदाम है उसके समीप काफ़ी समय से 7 से 8 दुकानें ऐसी थी जो 12 मीटर की परिधि में आ रही थी और उनको समय भी दिया गया था। उनके द्वारा सहमति भी यद्यपि व्यक्त की गई थी, लेकिन ये देखा गया कि उनके द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। तो उसी क्रम में आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया है। नैनीताल पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 किलो चरस के साथ
5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग मामलों में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना घनस्यू पुलिस ने 5 किलो चरस और चोरगलिया थाना पुलिस ने करीब 2 किलो चरस बरामद की है। दोनों मामलों में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आज हमारी जो घनस्यू थाने की टीम है और चोरगलिया थाने की जो टीम है, उनके द्वारा अलग अलग प्रकरणों में कुछ अभियुक्तों को चरस के साथ में गिरफ्तार किया है। इन दोनों प्रकरणों में मिला के 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से लगभग 7 किलो के आसपास जो चरस है वो बरामद की है। इस सारे प्रकरण में जो अभियुक्त हैं उनमें से 1-2 अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास है। अब इसमें ये लोग कहाँ से खरीद के ला रहे हैं और किसको सप्लाई करने जा रहे हैं, उस संदर्भ में भी विवेचना हो रही है। तो ये जो इस तरीके के नशे के खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई की है, इसमें मेरी तरफ से टीम को इनाम दिया जा रहा है। और इसमें चूँकि कुमाऊं जो रेंज की एनटीए भी शामिल है, तो उसकी भी जो इनाम की घोषणा है वो डीआईजी कुमाऊं क्षेत्र के स्तर पर की जा रही है। सामाजिक सरोकारों को समर्पित जौनसार बाबर की पहली फिल्म मेरे गांव की बाट लगातार 5 हफ्ते तक राजधानी देहरादून के सेंट्रल मॉल में हाउसफुल चल रही है। इस उपलब्धि पर पद्मश्री बसंती बिष्ट ने फिल्म अभिनेता अभिनव चौहान को शॉल उठाकर सम्मानित किया। पद्मश्री बसंती बिष्ट ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा के इतिहास में ये कीर्तिमान पहली बार हुआ जब फिल्म लगातार 5 हफ्तों तक हाउसफुल चल रही है। यूपी में जियो फाइबर के मैनेजर की किडनैपिंग और 20 लाख की फिरौती के मामले में पुलिस एनकाउंटर पर अल्मोड़ा के एससी समाज ने विरोध जताया। इस मामले में नाराज लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं परिजनों ने यूपी एनकाउंटर को गलत बताते हुए न्याय की मांग की है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पता नहीं कौन आए थे, हम उसको लेके गए। मेरा बेटा ऐसा है ही, 19 साल का मेरा बेटा है। ये चीज उसने देखी नहीं, मुरादाबाद कभी गया नहीं, अल्मोड़ा से बाहर कभी देखा भी नहीं। उसने इतने बड़े उसने फंसा के रख दिया और अपना लोग सब गायब हो गए। जिन लोगों को यहाँ से लेके गए उनका नाम और निशान नहीं है मेरे बेटे से। हाँ, आज ये राजपुरा से कुछ लोग जो है यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। इनका कहना यही है कि जब ये हाथरस में जो किडनैप वाली जो घटना घटित हुई है, उस संबंध में जो है निष्पक्ष जांच कराने के लिए इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। इनका ज्ञापन मेरे द्वारा ले लिया गया है और जितना भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे समझ हमारे स्तर से होगा, उस पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि चूँकि कानून अपना काम करता है और कानून उसमें निस्वार्थ भावना से काम करेगा और किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और निर्दोष अगर कोई हैं तो उनको निर्दोष रहेंगे और जो दोषी हैं उनको उपयुक्त सज़ा जो भी उनके लायक होगी कानून में, उस तरीके की मैं ये चाहता हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने की खास मुलाकात। राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित। प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस का घट रहा कुनबा। अपने नेताओं को संभालने में पार्टी हुई फेल। हाथ का साथ छोड़ने वालों ने बिगाड़ा सियासी खेल। उत्तराखंड में वोटर्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी। निर्वाचन आयोग ने जारी की लिस्ट। 84 लाख के पार पहुंचा मतदाताओं का आंकड़ा। और हल्द्वानी में चला प्रशासन का पीला पंजा। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे दर्जन भर भवनों को किया ध्वस्त। अतिक्रमणकारियों को दिया था अल्टीमेटम।